जो भी आज जिनका पहला क्लास है, ठीक है, उनके लिए मैंने ना लिंक डाल दिया इसमें मीटिंग में, जहाँ पे मीटिंग डिटेल्स बटन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो सिलेबस भी रहेगा और सॉफ्टवेयर का लिंक भी है, ठीक है। ओके सर। दोनों डाउनलोड कर लेना आप लोग, और ग्रुप में वीडियो ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, ट्यूटोरियल फॉलो करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आई होप कि ठीक जो है। भी इंस्टॉल नहीं करे होंगे वो आप आज इंस्टॉल कर लेंगे। मतलब सोच के चलो कि 1-2 महीने में एक स्किल मुझे सीखना है, ठीक है। कॉलेज पास आउट हो गए, पास आउट के बाद में ना तुम्हारे पास एक स्किल डेवलप हो जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म में जाओगे ना तो अपने कोर फील्ड में, और वो भी एज ए इंजीनियर काम करोगे। ये तुम्हारा चॉइस है कि हाँ गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर कंटिन्यू भी करना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोफाइल तुम क्या चूज कर रहे हो वो चीज मैटर करता है, ठीक है। तो हम तो ये सोच के चल रहे हैं सबको स्ट्रक्चर में जाना है, ठीक है। लास्ट में जब मैं एक चीज बताऊंगा, एक नया इंडस्ट्री है बीम में, ठीक है। बीम के बारे में कितने लोग जानते हैं? किसी ने यस सुना है सर। बीम के बारे में? एक तो गौरव ने बताया। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यस सर। ठीक है, तो कोई बताएगा कि यस सर। बीम क्या होता, क्या है एक्चुअली? ये एक 3D मॉडलिंग स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है सर। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं होता है बीम। सर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू बिल्डिंग का डिजाइनिंग मॉडल करते हैं तैयार सर किया 3D में जाता सर। है। ओके, तो मॉडल तो हम 3ds मैक्स से भी बना सकते हैं, स्केचअप से भी बना सकते हैं। तो फिर मतलब डिफरेंस क्या है मॉडलिंग में और बीम में? ये हमें सर परफेक्शन। सब बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिजाइन के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, और बेसिक डिजाइन भी बना सकते हैं उसके थ्रू हम लोग। पाइपिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो भी यूज करेंगे उसमें, उसका भी मॉडलिंग कर सकते हैं उसमें। ओके। प्री विजुअलाइजेशन सर। ओके, ये किसने बोला प्री विजुअलाइजेशन? हम गौरव? बोले गौरव सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये थोड़ा सा परफेक्ट आंसर है प्री विजुअलाइजेशन। इंटेंशन ये है कि अगर अपने फील्ड में अगर रहना है ना तो काफ़ी सही है। ये क्या है ना, ये अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हो ना, तुम्हारा एक इंटेंशन होना चाहिए कि कुछ टाइम तक तुम नॉलेज अच्छे से गेन करो, बिल्कुल मास्टर कर लो 2-3 साल में, और उसके बाद में अपना कोई फॉर्म ओपन करके बैठ जाओ मार्केट में। ये बिजनेस ना जनरेशन बाय जनरेशन चलने वाला सेक्टर है ये, ठीक है। तो इसमें ये चीज एडवांटेज है, इसमें रिसेशन का कभी मतलब फंडा है ही नहीं। जब तक कॉन्सेप्ट रहेगा ना ह्यूमन का अर्थ पे, ठीक है, तब तक कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये एडवांटेज है इस फील्ड का। कोर सेक्टर कोई भी हो, इवन सिविल हो, मैकेनिकल हो, इस फील्ड के बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है, जॉब में प्रॉफिट नहीं है। जितने भी लोग बिजनेस करके बैठे हुए हैं ना इस सेक्टर में, वो लोग पैसा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इंटेंशन ऐसा रखो 3-4 साल में जो है ना स्ट्रक्चर का अच्छे से सीखो, या फिर बीम का। देखो बीम में किसने बताया था प्री विजुअलाइजेशन, और थोड़ा सा आंसर सही करा उसने, ठीक है। 40% कंसीडर करके चल सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, बीम का क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना कंस्ट्रक्शन करना होता है। जैसे एक क्लाइंट आया तुम्हारे पास, कि बोलेगा कि भाई मुझे ना एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप कैसे समझोगे कि वो आपसे किस लेवल की इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है? तो उसके लिए ना एक इंडस्ट्री होती है बीम, ठीक है। तो बीम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जो उसमें डिफाइन होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि वो किस लेवल तक का उसको डिटेलिंग चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं ना, एक तो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से जो है ना बहुत ही ज्यादा लिंकेज होता है बीम का, ठीक है। अगर आपको नॉलेज स्ट्रक्चर में अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है बीम आपके सामने जो है ना बहुत ही नॉर्मल सा चीज हो गया। आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसमें बिल्ड में क्या होता है, आपके पास एक कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तभी आप बीम में काम कर पाओगे। ओके, और देन आपको स्ट्रक्चरल रिजल्ट्स जो भी होते हैं, एनालिसिस आउटपुट्स, वो आपको रीडिंग कैपेसिटी उसकी ना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए। कोई भी आपको आउटपुट फाइल मिल रही है, लाइक स्टैट की फाइल किसी ने, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने आपको शेयर कर दिया, उसके साथ जो है ना स्कीमेटिक डिजाइन कोई आर्किटेक्ट ने भेज दिया। अब आपको क्या करना है ना, एक्चुअल प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं अभी पटना मेट्रो पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको पटना मेट्रो का दिखाऊंगा बीम का मॉडल, लास्ट में दिखाऊंगा वो अभी दिखाऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे पूरा एग्जैक्ट मेट्रो होता है ना, वो चीज हम पूरा पहले वर्चुअली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
और उसी से डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो है ना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है बाद में। तो आप समझो कि हम किस लेवल का काम करते हैं बिम में, कि एक्चुअल चीजें हम बनाते हैं डिजिटली। ठीक है, जो चीजें साइट पे बननी है वो चीज हम पहले बनाते हैं, उसमें चेकिंग होती है। बीम का कॉन्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में जो है ना मैंडेटरी हो गया, पहले नहीं था, जैसे 2024 में मैंडेटरी हुआ है। तो आप देखोगे पहले भी हो रहा था, इनडायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व था। ठीक है, लेकिन अब ऑफिशियली जो है ना मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का प्रोजेक्ट डेवलप होगा तो बीम इज मैंडेटरी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ मनी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो इट इज necessary to calculate that on which location we are going to invest that particular bunch of money. So we have that much particular clarity regarding that particular project portions. So we are implementing that beam concept for any kind of the particular infrastructure project. This is the main reason behind that. So government has mandated that particular things. Okay, so ये चीजें हैं इस चीज के पीछे। तो आपका अगर नॉलेज अच्छा है और विथ बीम कॉन्सेप्ट्स, तो आप समझ लो कि बिल्कुल आप इंडस्ट्री में ना टॉप पे जाके बैठोगे। और आप कभी सर्च करके देखना है इंडिया में स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, मैंने पैकेज दिखाया था तो स्टार्टिंग पैकेज है। आपको एज ए एंट्री करना है ना, ठीक ठाक नॉलेज है आपको तो मतलब कैलकुलेशन अपने आप एज ए इंडिविजुअल आपको कोई प्रोजेक्ट दिया किसी ने, आप कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट एनालिसिस आउटपुट सारी चीजें करके दे रहे हो किसी को, सामने वाले को। ठीक है, तो आपका एटलीस्ट जो है ना 7 to 8 9 LPA, इवन 10 LPA भी लगना बहुत नॉर्मल सा बात है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लोग आईटी का एग्जांपल देते हैं कि आईटी में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। किन्हें पैकेज मिलता है? एक लिमिटेड डोमेन है आईटी में, लाइक डेटा साइंस हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, उन सब सेक्टर्स में पैसे अच्छे हैं। अब वेब डेवलपमेंट की बात करो, वेब डेवलपमेंट का मार्केट बहुत बड़ा है आज के डेट में। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में क्या है कि लोग कोर्सेज तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हैं मार्केट में ना, तो किन्हीं को 10 में से 5 पीपल्स आर वर्किंग इन गुड कंपनी एंड दे आर गेटिंग decent package around 8 to 10 LPA, and most of the people are working around 2 to 3 LPA, 3.6 LPA. Then you can imagine that how's working inside of the industry in any kind of the domain. But the thing is that now, if you have a particular skill, okay, if you are doing your degree in civil engineering and you have a clear and crisp idea about the structural analysis and calculation, then you can imagine what is your exposure regarding your career. This is the potential in this particular field. Okay, सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। आई होप कि सभी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। सॉफ्टवेयर जिसने भी इंस्टॉल नहीं किया है भाई फटाफट इंस्टॉल करो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्क्रीन में अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टैड को। किसी ने देखा, ओपन करके देखा है स्टैड का कैसे मतलब प्रोजेक्ट कोई, या इसका जो भी यूजर इंटरफेस है इसके रिगार्डिंग किसी ने एक्सप्लोर किया है अभी ओपन करके? बताओ। यस सर, ओपन किया था। देखो कल का एक जो है ना एक शॉर्ट मैं बता देता हूँ कैसे प्रोजेक्ट कल का एक मतलब जो भी था एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे स्टैड आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास दो बेसिकली सॉफ्टवेयर दो पार्ट में होता है हमारा। एक स्टैड प्रो होता है और एक होता है स्टैड फाउंडेशन होता है। ठीक है, हम बेसिकली स्टार्ट काम अपना करते हैं स्टैड प्रो से। आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, स्टैड प्रो VA पे हमें काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर ऑल लाइसेंसेस। ठीक है, अगर चेक आउट चेक इन नहीं है तो सबको चेक करना है, सबके पास यहाँ पे ग्रीन लाइट आ जाएगा।
आपके पास जो इंस्टॉल करोगे सिलेक्ट सीरीज 4 है, उस पे यहाँ पे कहीं विंडो पे आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सभी लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे शो होगा। सबको आप एक एक करके चेकआउट करोगे, ठीक है, सबको ऐसे ही ब्लू टिक में आना चाहिए, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, यू विल हैव टू गो टू कॉन्फ़िगरेशन कमांड। आफ्टर क्लिकिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड, a dialog box will be opening, and you will have to select the base unit. Inside of that you will have two options, one is English and second one is metric. तो आप लोग को metric select करना पड़ेगा, and then you can go to your standards that you are going to follow regarding your projects. So the standards are available over there. For steel codes we are going to follow IS 800, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा IS 800। And then for concrete structure we are going to select IS 456, okay। These are the basics of basic standards which will be mandatory for any kind of the projects that we are going to analyze, okay। तो आप लोग इसको select करोगे, and then आप लोग को पास यहाँ पे टिम्बर का भी एक कोड होता है। टिम्बर का हमारे कंट्री में कोई कोड नहीं होता है, तो आप लोग को अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, लेटेस्ट वन AITC, ओके। बिकॉज ऑफ टिम्बर के लिए ना अभी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, टिम्बर का स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में डिजाइन नहीं होता है, ओके। आप लोग हिली एरिया में जाओगे तो कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम वहाँ पे ना सिंगल स्टोरी हम बिल्डिंग बनाते हैं, because of to protect any hazards from landslides kind of the scenarios, okay। So we don't have any kind of the standards, uh, and for shear wall design we will have to use IS 456 again, ठीक है, because shear wall contains concrete structures, okay। Then we will have to apply and then accept. Our standards configuration has been completed, and license configuration has been also completed, and then we will have to create a new projects। और न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें स्पेस मॉडल को सिलेक्ट करना होगा। स्पेस मॉडल या कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेस मॉडल क्यों मैं इसीलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली GUI पे हम जाएंगे, हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई भी सिलेक्ट करते हो तो आपको GUI में लेकर के जाएगा, ये पर्टिकुलर विंडो आपको ओपन करके दे देगा, ठीक है। आप लोकेशन पे जो है ना, लोकेशन कोई भी आप अपना पहले फोल्डर बनाओ। फोल्डर यहाँ पे सबसे पहले ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने, हर एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए हर एक सेपरेट फोल्डर होगा। तो आप लोग सबसे बेटर क्या कर सकते हो सॉरी, आप डेस्कटॉप पे जाओगे, कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी लोकेशन क्रिएट करना है तो आप लोकेशन यहाँ पे क्रिएट करो, एक न्यू करके आप फोल्डर बनाओगे, सॉरी न्यू फोल्डर। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बना रखा है स्टैट प्रोजेक्ट्स, ऐसे बना लेना आप। स्टैट प्रोजेक्ट्स बनाओगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स 1 जैसे मैंने बना रखा है एक फोल्डर, मेरा शेयर स्टैट प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर मेरे सभी सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं करूँगा। तो प्रोजेक्ट्स 1 के अंदर मैं जनरेट करूँगा ना, तो इसमें मैंने सेपरेट फोल्डर आपसे इसलिए बनाया ना कि आप जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे फाइल्स ऐसे जनरेट होते रहेंगे। हो सकता है 100 फाइल जनरेट हो जाए, 200 फाइल जनरेट हो जाए, तो ये आपको एक सेपरेट फोल्डर में रखना पड़ेगा। नहीं तो ना एक ही फोल्डर में सभी प्रोजेक्ट्स रखने लगोगे तो वो रखने में कोई इशू नहीं है, फाइल्स पूरे मिसअप हो जाएंगे, आपको कहीं पे भेजना होगा किसी को चेक करने के लिए तो आप भेज नहीं पाओगे। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ऐसे सेपरेट फोल्डर में सेपरेट प्रोजेक्ट्स हम रखते हैं, ओके। और कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या करा, फोल्डर बना लिया स्टैट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट 1 का जो भी नाम देना है, ठीक है, वो मैंने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना यूनिट सिलेक्ट कर लिया। हम मैट्रिक सिस्टम में काम करते हैं, मैट्रिक में हम लेंथ मीटर में मेजर करते हैं और फोर्स किलो न्यूटन में मेजर करते हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमने, और उसके बाद ऐड बीम सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फिनिश करोगे। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे तुम्हें प्लेट डिजाइन करना है तो प्लेट पे क्लिक करके ओके कर दो, जाओगे वहीं पे एडिट इन्फॉर्मेशन में करोगे, बस ये सेम चीज़ है, आप उस पर्टिकुलर टैब में आप चले जाओगे। मैंने ऐड बीम पे क्लिक करके ओपन कर दिया, फिनिश कर दिया। ऐड बीम पे मैंने क्लिक करा तो अब देखो यहाँ पे क्या मेरा कर्सर आ गया, ये बीम जनरेट करने वाला कर्सर, बस यही चीज का फर्क पड़ता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्नैप नोड स्लैश बीम करके, नोड में कहीं पे सिलेक्ट करूंगा, सेकंड नोड सिलेक्ट करूंगा, मेरा बीम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके स्टैट के इन्वायरमेंट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कल हमने बहुत ही बेसिक बात करा था। आज से हमारा थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिलेगा कैसे हम स्टैट में हम अप्रोच करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूं, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा आप लोगों को। स्टैट में जो भी हम काम करते हैं, अभी हमने लोकल फाइल बनाया अपने पीसी पे कोई भी हम फोल्डर बनाते हैं उसको लोकल फाइल देते हैं, लोकल फाइल हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे वहाँ पे काम होता है सीडीई के अंदर, ठीक है। या है आप बीम के अंदर काम करो, बीम इंडस्ट्री में, या फिर स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करो, आपको सीडीई के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन डेटा इन्वायरमेंट, ठीक है। कॉमन डेटा इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिकली एक सर्वर होता है। सर्वर से हमारे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन ए डिफरेंट कंट्री एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम इंडिया, ओके। सो हाउ दे विल कोलैबोरेट रिगार्डिंग अ सिंगल प्रोजेक्ट। हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर जोन में एनालिसिस का काम कर रहे हो एंड सेकेंड person who is sitting in America, suppose that he is working in a zone B and you are working on zone A for a particular analysis. So how you will have an idea to save a project on a single project simultaneously. So you will have to use a cloud function which is a facility uh, and it is available over here in file menu, Bentley Connect projects, okay. This is the option available over there. You will get an ID and password from your organization and you will have a login ID password after clicking over here, okay. So you will be working under CD, common data environment, regarding any kind of the project you are going to work in an organization. बेसिकली हम इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं ना, तो इंजीनियरिंग फर्म्स काम करते हैं लोकल सर्वर पे। अगर आप फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपको कॉमन डेटा एनवायरनमेंट के अंदर काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल डेटा एनवायरनमेंट में इसीलिए लोग काम करते हैं क्योंकि उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्रैक सॉफ्टवेयर से ही काम चला देते हैं, अपना पैसा बचाते हैं, और दूसरी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हम। लोकल पे काम कर रहे हैं और कॉमन डेटा एनवायरनमेंट के बारे में आप कहीं पे अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो ये पूछ देते हैं। अगर स्ट्रक्चर में नहीं पूछेंगे क्योंकि वहाँ पे उतना स्कोप नहीं होता है। अगर बिम में जाओगे तो बिम में कॉमन डेटा एनवायरनमेंट के अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट फाइल मेनू में बेसिकली जो भी करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, उसके बाद फाइल को ओपन क्लोज करते हैं, ये सबको पता है। और एमएस वर्ड भी किसी ने चलाया होगा आज तक, तो उसको भी पता होगा, ठीक है। अब व्यू में देखो, इनपुट कमांड फाइल्स एक होता है। ये जो है ना, कुछ भी आप अपना इनपुट दे रहे हो सॉफ्टवेयर को, वो चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आउटपुट व्यूअर, इसमें कुछ भी आप देख लो, एडिट कुछ भी करना है, कुछ भी सिलेक्ट टेक्स्ट करना है, ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आपका पॉइंटर हाईलाइट हो जाएगा। कुछ आपको मार्कअप करना है, हो सकता है आपके पास जो है ना, जैसे हम कोडिंग करते हैं लाइन बनते जाता है, ठीक है, वैसे इसमें लाइन बनेगा। ये जो है ना, ये बैक एंड में जो भी चीज़ चल रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिलेगा। वो आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम पे जा करके आप उसको चेंज कर सकते हो, या ऐसे कुछ लाइन से कुछ हाईलाइट करना है तो ऐसा मार्कअप कर दोगे, आपको यहाँ पे रेड पॉइंट से हाईलाइट होता रहेगा। आपको सपोज 6 पॉइंट को भी हाईलाइट करना है तो ऐसे हाईलाइट होता रहेगा। आपको फर्स्ट को भी हाईलाइट करना है, आपने 3 पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपका पॉइंट्स हाईलाइट होगा। ये आप आउटपुट व्यूअर में आप देख सकते हो। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये आप समझ जाओगे, जैसे एनालिसिस करोगे उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। आउटपुट फाइल अभी दिखेगा नहीं, आफ्टर एनालिसिस आपको ये दिखेगा, ठीक है। जॉब इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता। जॉब इंफॉर्मेशन ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, दैट यू आर वर्किंग ऑन विच प्रोजेक्ट, यू विल हैव टू फील अबाउट दैट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट किया, मान लो ये कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 1 फॉर फॉर अ बीम। सपोज ये प्रोजेक्ट 1 है फॉर बीम्स, मैं इसमें प्रोजेक्ट 1 ही देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट मेरा है नॉट अवेलेबल है अभी, क्लाइंट क्लाइंट का कुछ भी नाम नहीं है। जॉब नंबर मेरा 01 है, ठीक है। रिवीजन देखो कैसे सभी इनपुट करते हैं, ठीक है। पार्ट मेरा क्या है, पार्ट मेरा समझ लो ये पार्ट बी है,
हम इनपुट करते हैं, जैसे पार्ट बी हमें इनपुट करना है, पी डॉट पार्ट पी हाइफन, इसमें बी आ जाएगा पार्ट बी करके, और उसके बाद ठीक है पार्ट बी हो गया आपका। पार्ट बी किस उसमें अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें जोन भी होता है, तो यहाँ पे आपका जोन का भी फॉर्मेट आपको पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ता है, तो हमारे पास वो चीज़ है नहीं अभी। ठीक है, रेफरेंस मेरा क्या है, ये रेफरेंस है मेरा, मान लो रेफरेंस मेरा प्रोजेक्ट वन ही है, कोई मेरा मेन प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम प्रोजेक्ट वन है, तो हम प्रोजेक्ट वन नेम से ही हम रेफरेंस डाल देते हैं कि हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे प्रोजेक्ट वन से। ठीक है, जैसे इंजीनियर के नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, कोई चेकर बैठा हुआ है इसका मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करके भेजूंगा किसी पर्सन को भेजूंगा, वो मेरे एनालिसिस को चेक करेगा, क्या आपने फोर्स सही से इनपुट करा है, आपने एनालिसिस तो ऐसी हवा में तो वैल्यू पुट करके पास तो नहीं करा दिया। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड से वो क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, वो जब बंदा चेकर होगा वो क्रॉस चेक कर लेगा, तो फिर जाएगा जो प्रिंसिपल इंजीनियर्स होते हैं। आपने आप लोगों में से कितनों ने सुना है चार्टेड इंजीनियर्स के बारे में? किसी ने सुना है? नो सर। किसी ने भी नहीं? किसी ने भी नहीं सुना चार्टेड इंजीनियर के बारे में? नो सर। नो सर। चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में किसी ने सुना है? हाँ सर, सीए के बारे में सुना यस है। सर। यस सुने सर। हो ना? हाँ, तो सीए के बारे में सुने हो ना, सीए सीए के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, और वैसे ही चार्टेड इंजीनियर्स भी होते हैं। ठीक है, तो चार्टेड इंजीनियर के पास भी बहुत ज्यादा ऑथोरिटी होती है। ठीक है, तो उनके पास उनके पास ये ऑथोरिटी होती है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग ना वो एनओसी इशू करते हैं। ठीक है, तो एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। अब कोई मेट्रो सिटी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो एनओसी डिमांड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एनओसी सर्टिफिकेट। देखो, इस तरीके का कुछ सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफाई करता है, फॉर्म का नाम रहेगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर इंजीनियर लायबल होगा। हो सकता है किसी ने कॉस्ट कटिंग करके कुछ भी डिजाइन करके दे दिया, अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोज दैट कोई एक ब्रिज तुमने डिजाइन करके दिया। ठीक है, देखो कितना रिस्की जॉब है। तुमने कोई ब्रिज डिजाइन करके दिया, सपोज दैट गांधी सेतु किसी ने डिजाइन करके दिया होगा, कोई सी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने, अगर बाद में चल गए एक पर्टिकुलर लोड पे डिजाइन करा, उस पर्टिकुलर लोड से बिलो अगर वो फेल कर गया वो स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका सारा जिम्मेदारी जाएगा वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर जिसने वो डिजाइन करके दिया है। ठीक है, तो डिजाइन करके दिया है, अगर एनओसी उसने इशू किया होगा तब तो वो पकड़ा जाएगा, अगर एनओसी उसने नहीं इशू किया तब तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट के लिए एनओसी मैंडेटरी होता है। गवर्नमेंट अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना चाहती, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, अगर कुछ भी किसी गवर्नमेंट के ऊपर दाग लगता है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्शन जीतने वाली नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखती, सीधा वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर डाल देती है, भाई साहब आप एनओसी मुझे दोगे। तो उससे बचने के लिए इंजीनियर क्या करता है कि वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेगा। ठीक है, उसमें कंडीशन ये पुट कर देते हैं कि आप कुछ भी एग्जीक्यूट करोगे साइट पे, तो उनके जो है ना लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म्स से कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो टाइम टू टाइम वो इंस्पेक्ट करते रहते हैं, कुछ भी एलिमेंट डाल रहे हो, सही क्वालिटी की डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, जो चीज़ उन्होंने एनालिसिस करके दिया है। जिस मान लो कि उन्होंने बीम डिजाइन किया, एक ISMB 250 का स्टील बीम उन्होंने डाल दिया, अब कॉन्ट्रेक्टर ने क्या किया, ISMB 100 का उसने यूज कर दिया, तब वो एनओसी नहीं देगा उस केस में, क्योंकि वो सीधा सा एक रिटन नोट जारी करेगा और बोल देगा कि भाई देखो दिस कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन यूज्ड दैट वी हैव रिकमेंडेड, दे आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर बीम, सो आई एम नॉट लायबल टू इशू दैट पर्टिकुलर एनओसी। ओके, तो ये चीज वो रिटन नोट में दे देगा कि देखो जी ऐसा ऐसा दिक्कत है, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी फंसना नहीं चाहता ना। सब सब अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखना चाहते हैं, तो ये चीज होता है। तो कोई भी क्यों अपने ऊपर ले कि हाँ
मैंने ये चीज कर दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो उससे बचने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये चीज करता है। और ये चीज एग्जैक्टली ये सही भी है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है, सेफ्टी ज्यादा मिलेगा, तो ये चीज है। अब देखो इसमें मैं क्या दिखा रहा था, अब फाइल साइज, इसमें मोर करके एक ऑप्शन होगा, तो इसमें सोर्स इन्फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं होता, आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप अपने टाइटल डाल सकते हो इसमें, हमें कुछ भी उतना करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, बेसिकली हमें ये फाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इन जो चार्टेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है ना, ये सारे उनके हाथ में पावर होता है। तो आप देखना कभी कितना टफ प्रोसेस होता है, इंजीनियर तो सभी बन जाते हैं, आप सर्च करके देखोगे ना, तो जितने भी 10 लाख इंजीनियर सिविल इंजीनियर घूम रहे होंगे ना, उसमें तो हो सकता है 5-7 लोग जो है ना चार्टेड सिविल इंजीनियर होंगे, और वही लोग जो है ना पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं, पूरे इंडिया के मार्केट में वही उन्होंने ही अपना पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो ऐसा चीज है, ये इंडस्ट्री में ना भीड़ बहुत कम है, लोगों ने तो ऐसी छोड़ रखा है इस इंडस्ट्री को, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अगर नॉलेज है तो भाई सब चीज ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हम फाइल को आज एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा एक बेसिक चीज हम देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, प्रिंटर सेटअप इसमें कुछ भी नहीं है, प्रिंटिंग वगैरह के रिगार्डिंग है, ये आप लोग देख लेना। जो भी आउटपुट फाइल है, इनपुट फाइल को है हमें प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करना है, एमएस वर्ड में एक्सपोर्ट करना है, टेक्स्ट में एक्सपोर्ट करना है, तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लोर इसीलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए कौन सी कमांड किस लोकेशन पे है, ये चीजें पता रहेंगी तो आप लोग इफेक्टिवली सारी चीजें अच्छे से यूज करोगे, ठीक है। देखो आईएसएम क्या होता है, ये रिपोजिटरी होता है, ये भी चीज जो है ना ये सर्वर पे चलता है, इसका देखो प्लीज इंस्टॉल अ वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर सिंक्रोनाइजेस दैट ISM 3.0, ये हमारे काम की नहीं है, ये कॉमन डेटा इन्वायरमेंट में यूज होता है, तो इस चीज को देखने की जरूरत नहीं है हमें, ये फाइल सेव और सिंक के रिगार्डिंग है, ऐसा कुछ है नहीं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक्सटर्नल प्रोग्राम, एक्सटर्नल प्रोग्राम में क्या होता है, आप लोगों ने प्लगइन यूज करा है क्रोम में, ठीक है, प्लगइन आई थिंक सब किसी ने यूज करा होगा, बहुत सारे एक्सटेंशन एड ब्लॉकर वगैरह यूज करते हैं, उसी तरीके से इसमें जो है ना एक्सटर्नल प्रोग्राम होता है। देखो आप लोगों ने क्रोम में जैसे एक्सटेंशन यूज करते हो ना, वैसे आप इसमें एक्सटेंशन यूज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब कुछ भी इंस्टॉल ला करके कर दिया, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। जो स्टैट के इन्वायरमेंट के जो प्लगइन्स हैं, पर क्लास सही है। ये तुम्हारा है 24 से आई थिंक स्टार्ट हुआ ना, 24, 25, 6, ये थर्ड क्लास है, ठीक है। बाकी ग्रुप में आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ये ज़्यादा कुछ निकला नहीं है, मैं अभी बेसिक ही बता रहा हूँ, कुछ भी क्लास में अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल प्रोग्राम्स आप इसमें यूज कर सकते हो, लाइक प्लगइन्स, कुछ भी आपके पास है, जैसे मेरे पास मान लो ऐसे कुछ प्रोग्राम तो है नहीं अभी फिलहाल, वैसे जरूरत पे भी नहीं पड़ता है, आप कुछ इंटरपोलेबिलिटी के बारे में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, इसको अभी छोड़ो। अब इसमें रिसीट फाइल्स में आपको रिसीट जो भी फाइल्स है वो दिख जाएंगे। आर्काइव्स में क्या होता है ना, आर्काइव्स फाइल आपने जैसे व्हाट्सएप पे यूज करा होगा, अब उन्होंने आर्काइव फीचर डाल दिया, किसी का चैट आर्काइव में डाल दो, वैसी चीज है, इसमें कोई भी फाइल पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे फाइल्स आपके पास जनरेट हो गए, उसको आप आर्काइव में डाल सकते हो, ये आर्काइव फैसिलिटी सेम टू सेम ये वर्क करता है, आप लोग को वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी सब फाइल सेपरेट फोल्डर में रखने होते हैं, तो ये उतना यूजफुल चीज नहीं है। इसमें एडिट में वही है, अंडू है, रीडू है, कट है, कॉपी पेस्ट डिलीट, ठीक है। एक नई चीज आती है टेक पिक्चर, आपने स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल में लेना होता है ना, तो आपने जैसे स्क्रीनशॉट लिया मैंने सपोज दैट, स्क्रीनशॉट पिक्चर 1 से मैंने कुछ भी नाम दे दिया, जैसे
ABCD नाम से मैंने सेट कर दिया। ठीक है, मैं ये चीज़ ऐसे ही सेट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे पता चलेगा। कैप्शन मुझे कैप्शन भी मुझे देना है ABCD नेम से। ABCD 01 कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव कर लो। ठीक है, अब आ जाओ प्रोजेक्ट लोकेशन पे, कहाँ से प्रोजेक्ट 1 पे। कैसे कैसे बताओ फिर। देखो एडिट में जाओगे, जैसे स्क्रीनशॉट मोबाइल में लेते हो ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ। इसमें स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, वो तुम्हारे फाइल के साथ जो है ना इनक्लोज हो जाएगा। जब तुम रिपोर्ट बनाओगे उसमें तुम्हारा वो फोटो शो करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एडिट में आओगे, टेक पिक्चर पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास विंडो आएगा। ये तुम्हारा जो ब्लैक स्क्रीन जितना पोर्शन दिख रहा है ना, इसमें जो भी चीज तुम्हें दिखेगा वो स्क्रीन शॉट में आ जाएगा। स्क्रीन शॉट के फाइल का नाम दे सकते हो, आईडी इसमें कुछ भी डाल सकते हो। इसका कैप्शन क्या डाल सकते हो, कैप्शन मीन्स तुम्हारे फाइल का नाम क्या होगा। आईडी होगा तुम्हारे, इसमें स्टैट की आईडी एक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, वो चीज ये होता है। तुम अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल कुछ भी डाल सकते हो, सिर्फ न्यूमेरिक डाल सकते हो, अल्फाबेटिकल मतलब कुछ भी। मैंने पहले सेव करा था ABCD से। अब देखो इसमें सर्च करके कहीं देखो, कहीं पे तुम्हारा स्क्रीन सेव्ड पिक्चर करके आ रखा होगा। एक मैंने कल भी बताया था, हाँ वैसे ही आ रखा है। इसमें ऐसे फाइल आता है, देख रहे हो फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। प्रॉपर्टीज में देखो कौन सा फाइल एक्सटेंशन है। फाइल टाइप देख रहे हो, .rei सेव्ड पिक्चर, ये है फाइल एक्सटेंशन। इसका ये स्टैड में ही ये रीड होगा, दूसरी जगह रीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ये जो भी आप फोटो ले रहे हो ना, ये चीज आपको जब रिपोर्ट जनरेट करोगे वहां पे आपको वो दिखेगा, वो कि आप वो फोटो को आप रिपोर्ट में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, हम लाइब्रेरी बेसिकली हम क्रिएट कर लेते हैं। अब व्यू में देखते हैं, एडिट में तो कुछ है नहीं, बाकी टेक पिक्चर है, कॉपी पिक्चर है। ठीक है, एडिट इनपुट कमांड फाइल। अब देखो जैसे आप लोगों ने कोडिंग करा होगा ना, तो एज इट इज चीज है, ऐसी लाइन क्रिएट होता जाएगा। अभी हमने क्या करा है, जस्ट फाइल जनरेट किया है। इंजीनियर डेट देखो, तो जो भी हमने उस वहां पे इनपुट किया था, जॉब नेम क्या डाला था हमने, प्रोजेक्ट 1 डाला था। जॉब क्लाइंट नॉट अवेलेबल, ये चीज डाला था ना हमने। जॉब नंबर 01 डाला था हमने, रिवीजन 01। जॉब पार्ट P-B डाला था। ठीक है, जॉब रेफरेंस प्रोजेक्ट 1 डाला था हमने। इंजीनियर ने मैंने अपना नाम डाला था, गया है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी जनरेट होती रहेगी, पूरी ऐसे लाइन बन जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बैकएंड में चलता है और हमारे पास विंडो होता है। ये आपको सीखना नहीं पड़ेगा, बस इतना देखोगे ना, ये बिल्कुल सेंटेंस के जैसे लिखा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोडिंग प्रॉपर आ जाएगी इसमें, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल सेंटेंस फॉर्म में आएगा, तो आप बिल्कुल इजीली देख सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसमें आप कुछ भी एडिट करना है, रिप्लेस करना है, फाइंड करना है। जैसे आप नोट पैड समझ लो, ये नोट पैड है। ठीक है, स्टैड के अंदर एक सिंपल सा नोट पैड है, इसमें और कुछ भी नहीं है। जो भी आप काम करोगे वहां पे जनरेट होता जाएगा, वहां से कुछ भी आप एडिट भी कर सकते हो। देखो मैक्रो, कोई बता सकता है मैक्रो क्या होता है। एक्सेल कितनों ने यूज करा है, कितने लोगों ने मैक एक्सेल या MS वर्ड अच्छे से। बताओ भाई, कोई भी बताओ, कितनों को एक्सेल आता है। सर एक्सेल तो आता है। हाँ, तो मतलब मैक्रो वगैरह जानते हो, मैक्रो क्या होता है, कभी सुने हो इसके बारे में। सर सुने हैं बट यूज नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है, और देखे किसी हैं। को पता है। अच्छा, सुने हो मैक्रो के बारे में, तो बताओ मैक्रो से हम क्या करते हैं। थोड़ा थोड़ा सही था लेकिन पूरा नहीं था। ठीक है, तुम्हें पता है, चलो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। मैक्रो क्या होता है ना, बेसिकली आप सॉफ्टवेयर में कुछ काम करते हो, तो आपने स्टार्ट मैक्रो करोगे। तो आपने सपोज दैट आपने यहाँ एक बीम बनाया, 1 2 3 ग्रिड से ऐसे ऐसे बीम बनाते हम चले गए। ठीक है, हमने बीम बना दिया, उसको हमने सेव कर दिया, एंड मैक्रो कर दिया। ठीक है, अब फिर से हम सिमिलर काम, हमें बार बार अगर कुछ काम रिपीट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल बना के रख लेंगे। ठीक है, उसको फिर से मैक्रो ऑन कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली वही काम फिर से कर देगा।
समझ गए? वो सिमिलर अगर रिपीटेटिव काम है तो हमें बार बार वो चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए ना हम मैक्रो यूज करते हैं, वीवी मैक्रो, एडिट एग्जिस्टिंग मैक्रो, ठीक है। न्यू मैक्रो बनाना, न्यू मैक्रो हमने क्रिएट कर दिया, कोई फाइल हमने डला दिया, ठीक है, डॉट वीवीएस, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है। या फिर से प्रोटेक्टेड, जो भी प्रोटेक्टेड मैक्रो फाइल होता है वो मतलब एक पर्टिकुलरली आप एक्सेस कर सकते हो, वो चीज़ की यहाँ पे एक्सटेंशन है। दो तरीके से इसमें मैक्रो बनता है, एक डॉट वीवीएस में, एक डॉट वीवीजी में, ठीक है। तो आप इसमें एक पर्टिकुलर फाइल नेम डाल सकते हो, यहाँ पे अपना मैक्रो बनाया, और सपोज दैट आपको किसी और सिस्टम पे सेम मैक्रो यूज करना है, तो आप इस फाइल को उठाओ और वहाँ पे लेके चले जाओ, सिर्फ ये डॉट वीवीएस को आप वहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन करो, ब्लैंक प्रोजेक्ट्स, सेम यूनिट्स में, जिस यूनिट्स में आपने काम करा था, जिस स्टैंडर्ड में आपने काम करा था, और यहाँ पे ला करके आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन से आप असाइन कर दोगे, यहाँ से एडिटिंग एग्जिस्टिंग मैक्रो में ला करके ओपन कर लोगे, तो आपका वो काम करने लगेगा सेम मैक्रो। आपको बार बार वो बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कंपनी में काम चल रहा हो, सेम चीज रिपीट हो रही हो 50 बार, तो 50 बार थोड़ी ना आप उस चीज को बनाओगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम मैक्रो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं व्यू में। मैंने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इस व्यू पोर्ट के रिगार्डिंग, फ्रंट, ये हो गया प्लस जेएसएस, नॉट अ फ्रंट, इसमें एक्सिस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक में रहोगे, यहाँ पे एक्सिस हमारा वाई अप होता है, एक्स डायरेक्शन इधर है, और हॉरिजॉन्टल में, और जेड भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो दो एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ओके। तो ये हम आइसोमेट्रिक में भी है, तो सिंपल ये व्यू सिस्टम होता है, प्लस जेड से, माइनस जेड से, और ये माइनस एक्स से, प्लस एक्स से, ठीक है। और ये टॉप से हो गया, बॉटम से हो गया, ये आइसोमेट्रिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब व्यू में देखो, जूम में आओगे, जूम जूम वाले ऑप्शंस अलग अलग मिलेंगे, जूम विंडो करना है, आप यहाँ पे इतना पोर्शन आपने विंडो कर दिया, इतना पोर्शन जूम हो गया, ठीक है। ये अलग अलग ऑप्शंस दे रखा है जूम में, ऐसे ही आप इसको देख सकते हो। इस चीज को आप देखो, फैक्टर जितना भी जूम है, मुझे इसको करना है 0.2 करना है, हो गया जूम। तो ऐसे आप इस फैक्टर को आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो ना। अब इसको 5 कर दो, देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये जूम हो गया। फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, 0.5 कर दो, ठीक है। तो इसको फैक्टर को इस तरीके से यूज कर सकते हो आप। जूम इन करोगे, प्लस पे क्लिक करते हो ना, वो एक बार क्लिक करोगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे बार बार जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में तो हम इसे यूज करेंगे नहीं, मोस्टली हम स्क्रॉल बटन यूज करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो ऐसे, ओके। व्यू में थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, ऐसे ही सिमिलर सिमिलर दे रखा है। पेन पेन आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट माउस बटन से आप क्लिक करके जो होल्ड करके ड्रैग कर सकते हो कहीं पे भी पेन से, ठीक है। ऑलवेज फिट इन करेंट विंडो, ये आप चेकआउट करके रखोगे विंडो में, हमेशा फिट रहेगा ये, ठीक है। पूरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं सभी दिखते रहेंगे ऐसे। टेबल्स, अब देखो इसमें टेबल्स में क्या है, टेबल्स इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। अब देखो जितने भी इसमें फीचर्स हैं, लाइक नोड हो गया, बीम हो गया, सेक्शन प्रॉपर्टी, मटेरियल सपोर्ट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के वो पॉइंट ऑफ व्यू से। नोड्स हो गया, बीम्स हो गया, ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टीज, मटेरियल सपोर्ट्स, ये तो अभी दोनों चेक है। तो ये आपको मिल जाएगा ये देखने के लिए, जहाँ पे भी आप फ्लो फॉलो करते जाओगे ये आपको सारी चीज़ें मिलती जाएगी, ठीक है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट है, मैक्सिमम फोर्स बाय सेक्शन प्रॉपर्टीज, सपोर्ट, रिएक्शन, नोड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, ओके करते हैं इसे फिलहाल, ठीक है। ओरिएंटेशन, होल स्ट्रक्चर, जैसे आपने यहाँ पे पूरा जूम कर लिया बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में, ठीक है। आप इसे जो है यहाँ पे होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे ऐसे दिख जाएगा आपको, ठीक है।
कोई भी व्यू है पर्टिकुलर व्यू को आपको इसको सेव करना है, तो आप बहुत ही ज्यादा जूम करते हैं। मैंने जिस पोजीशन पे सेट किया था ना, आप इसको व्यू में जाओगे, ओपन व्यू करके वन पे सिलेक्ट करो और ओके करो। आ गया ये व्यू पॉइंट, यही हमने सेव किया था ना, तो ये चीज आप सेव करके रख सकते हो। ठीक है, व्यू मैनेजमेंट में वही चीज है, डिटैच व्यू सेव, अलग 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 अगर विंडो मल्टीपल विंडो ओपन करते हो तो। टूल बार्स में हम देखते हैं। ठीक है, टूल बार्स में क्या होता है, एक तो बेसिकली फाइल होता है, व्यूज पॉइंट, ज्योमेट्री, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें वर्कफ्लो ही हम फॉलो करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। टूल बार्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। ठीक है, कमांड्स में आप आओ, जैसे इसको आप ना बटन्स आपको जितने भी हैं ये सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे चीज। अब इसमें देखो फाइल्स में हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट वाइज में ये है, प्रिंट में ये है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ना सभी लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आकर के सारी चीजें चेक कर सकते हो, ये कौन से क्या क्या ऑप्शंस है ना, इसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे प्रॉपर चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें, ड्रॉ द एंड एलिवेशन इन द एक्टिव विंडो। ठीक है, ऐसे करके आपको एक एक चीज की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी इसकी। ठीक है, तो ये चीज ना आप सॉफ्टवेयर, ये चीज आपको कब पता चलेगा, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक्सप्लोर करोगे ना, तभी ये चीज पता चलेगा। मैं तो मॉडलिंग करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नोड कर्सर है, प्लेट कर्सर है, नॉर्मल ये कर्सर जो होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कर्सर है, ये हमारा सरफेस कर्सर हो गया, ये सॉलिड कर्सर हो गया। ठीक है, ऐसी प्लेट सॉलिड कर्सर हो गया, ये टेक्स्ट के लेवल्स आते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए अलग कर्सर यूज करना पड़ता है। हर सिनेरियो में डिफरेंट कर्सर यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार जो भी हमारा कर्सर चल रहा है वही कर्सर से सारा काम होगा, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, हर चीज के लिए, हर एलिमेंट्स के लिए जो है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट कर्सर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। प्लेट, स्लैब आपको जनरेट करना है तो प्लेट कर्सर चाहिए। ठीक है, बीम आपको जनरेट करना है तो पहले नोड डिफाइन करेंगे, फिर हम बीम कर्सर जनरेट करेंगे। देखो आपको कहीं ना कहीं बीम कर्सर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रिजल्ट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, रैम कनेक्ट में ये दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। कनेक्शन डेटाबेस, जैसे आप ये हम कहाँ यूज करते हैं रैम कनेक्शन। ठीक है, जब हम स्टील के कनेक्शन डिजाइन करते हैं उसमें हम रैम कनेक्शन यूज करते हैं। रैम कनेक्शन इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर इन स्टैड, इनसाइड ऑफ द स्टैड। ये समझ लो आप स्टैड का एक ये प्लगइन है जिसमें हम सिर्फ कनेक्शन डिजाइन करते हैं। ये जो है ना इन्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए स्टैड में किस टूल से क्या काम होता है। ठीक है, आपका बेसिकली दो टाइप से स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, एक तो कंक्रीट स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं एंड द सेकेंड वन इज स्टील स्ट्रक्चर। कंक्रीट में क्या करते हैं हम, कंक्रीट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, कॉलम एंड बीम्स इंक्लूडिंग रीबारिंग्स। ठीक है, कि हमारा बार कौन से साइज का आना है और उसमें हमारा स्ट्रक्चर पास कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें हमें बेसिकली कनेक्शन डिजाइन नहीं करना होता है। स्टील में क्या होता है, जैसे कॉलम भी स्टील का है, बीम भी स्टील का है। ठीक है, अब उसमें क्या है ना, दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे, मार्केट से तो एक सेगमेंट में मिलेगा। जैसे तुम स्टील ट्यूब्स खरीदने जाओगे तो 6 मीटर का एक स्टैंडर्ड होता है ट्यूब्स का, वो 6 मीटर में ही अवेलेबल होगा मार्केट में। ठीक है, तो अब 6 मीटर की कोई स्टील ट्यूब्स खरीद के ला रहे हो और उसको जो है तुम्हें कनेक्ट करना है, तो किस टाइप का प्लेट से वेल्ड करोगे या किस टाइप की रेवेटिंग करोगे, किस टाइप से तुम उसको कनेक्ट करोगे, तो वो चीज हम डिजाइन करते हैं यूजिंग रैम कनेक्शन इनसाइड ऑफ द स्टैड सॉफ्टवेयर। ओके, तो इट्स अ टूल टू डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर कनेक्शन थ्रू रैम कनेक्शन प्लगइन्स इनसाइड ऑफ द स्टैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब आपने व्यूज में ये सारी चीजें आपने देख लिया, टूल बार्स। ऑप्शंस में देखो ये चीज, अब
ऑप्शंस में क्या है, हम टॉलरेंस देखते हैं, ये दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये जो है ना बाय डिफॉल्ट होता है 0.001 मीटर, इतना का हम टॉलरेंस हम बाय डिफॉल्ट कंसीडर करके चलते हैं। Depending upon the project situation, you can change the tolerance of your project, that how much tolerance can be tolerated in any kind of the particular project on the basis of the project requirement। ठीक है, अब आपको देखना है स्प्लिट मेंबर इफ न्यू नोड इज एडेड ऑन द मेंबर। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट चेक रहता है। एंगुलर टॉलरेंस, जैसे हमने डिस्टेंस में डेप्थ क्लैश डिटेक्शन कहीं पे भी होता है, जैसे कोई भी अगर बीम में काम करोगे ना, उसमें क्लैश डिटेक्शन इज अ डिफरेंट वर्क, डिफरेंट जॉब है वो। ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है ना, ये चीज से बचने के लिए इतना हम टॉलरेंस लेते हैं, मिनिमम इतना अलाउड होता है, ये हर जगह ये स्टैंडर्ड होता है, इवन इन बीम इंडस्ट्री और इन साइड ऑफ द स्ट्रक्चर इंडस्ट्री, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, और उसी तरीके से एंगुलर है, हो सकता है कोई स्टील का कॉलम आ रहा है और उस पे एक इंडस्ट्रियल सेट तुम डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ डिग्री पे वो आके कनेक्ट होगा, उसके ऊपर फिर शेडिंग आएगी। ठीक है, तो वहां पे इस चीज को हम यूज करते हैं कि इतना डिग्री का हम टॉलरेंस अचीव करके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हाईलाइट व्यू इन होल स्ट्रक्चर विंडो, ये आप कलर कोडिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जूम्ड एरिया में क्या, पेरेंट व्यूज में क्या दिखेगा, ये चीज आप एक्सप्लोर करोगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी। इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ सकता है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होगा तो सबको पता रहता है कि हाँ क्या चल रहा है। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई सर्टेन कलर कोडिंग फॉलो करके हम चल रहे हैं, तो देन यू कैन चेंज। ओके, अब इसमें इसी तरीके से असाइन डायलॉग्स होते हैं, तो आप इसको जो है ना देख सकते हो। सो ऑल लेवल्स, ये इसको तो बाय डिफॉल्ट ही रखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। नोड लेवल्स, आप जितने भी नोड्स है ना, तो आप नोड्स को कैसे शो करना चाहते हो। जैसे हो सकता है एक स्टील कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, तुम्हें एक तो बेस पॉइंट होगा जहाँ पे कॉलम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अर्थ से, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ तो कनेक्शन होगा ना, तो वो एक नोड हो गया। एक डिफरेंट नोड हो गया जहाँ पे वर्टिकल एंड हो रहा है, फिर वहाँ हॉरिजॉन्टल एक बीम जहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे सेकेंड नोड होगा। तो ऐसी जो है ना नोड 1 2 3 4 करके बहुत सारे जनरेट होते हैं, तो आपको इसकी स्टाइलिंग चूज करनी है, या तो 1 2 3 शो करो, या नोड से N1 से कैपिटल N से, या ऐसे नंबर 1 नंबर 2 करके, या H1 से सेलेक्ट कर लो। ये आपकी फॉर्मेटिंग है, आप जैसे भी चाहो वैसे दिखा सकते हो। ठीक है, ये बीम का लेवल्स है, कैसे रखना चाहते हो अपने बीम की नंबरिंग। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट R1 से हमें बीम का नंबरिंग पता चलता है, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो आपको भी इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हो क्या, कलर कोडिंग चेंज करना चाहते हो क्या, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रेड कलर इसमें शो कर रहा है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, प्लेट की कलर कोडिंग, ठीक है, प्लेट की लेवल्स, इसमें जो है ये भी हमारा रेफरेंस R1 से ही सिलेक्ट करता है, तो इसमें कुछ भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लेट नंबरिंग जो है 1 2 3 कुछ भी ऐसी शो करेगा बाय डिफॉल्ट, इसको आप ऐसे ही रहने दो। कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें जो है ना सॉलिड लेवल्स आप इसमें डाल सकते हो, ऐसी लोड्स के लेवल्स आप डाल सकते हो। लोड्स में आप फोर्स के साथ दिखाना चाहते हो क्या, फोर्स आपको जब तक आपको यूनिट्स में नहीं दिखेगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है आपको किलो न्यूटन में ही शो करना चाहिए। तो इसने बाय डिफॉल्ट ले रखा है, तो इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लोड आइकन्स आपको देखने हैं, तो आपको बेसिकली सभी तरीके के लोड आइकन्स आपको दिखने चाहिए, तो सभी पे आपको चेकआउट यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो जैसे ज्वाइंट फोर्स हो गया, विंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हिस्ट्री हो गया, सिस्मिक हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेन, प्रेशर, ये भी सरफेस लोड के अंडर प्रेशर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे नोडल लोड्स के अंदर है, देख रहे हो अलग अलग कैटेगराइज फॉर्म में ये सभी फोर्सेस दे रखे हैं। ठीक है, इसमें देखो नोडल लोड्स कैटेगरी है, प्लेट लोड्स कैटेगरी है, सरफेस लोड्स है, फिर एक मेंबर लोड्स का अलग है और सॉलिड लोड्स का अलग है। ठीक है, तो ऐसे हैं। अब एनोटेशन का पार्ट देखो,
एनोटेशन में कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली हमारा कुछ भी वैल्यू शो कर रहा है, डायमेंशन शो कर रहा है, टेक्स्ट शो कर रहा है, उस चीज के लिए हम एनोटेशन हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि एनोटेशन हमें पता होना चाहिए कि हम एनोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे दिख रहा है वो। ठीक है। अब इसी डायमेंशन है, डायमेंशन कैसे शो करना चाहते हो। ठीक है, आप डायमेंशन डिफरेंट यूनिट है, आप वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन यूनिट्स इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आप वैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी आप जो भी चेंज करना चाहो, एरिया हो गया, इनर्शिया हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, ऐसी डिफरेंट यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज का दे रखा है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो इंपेरियल का बहुत सारा यूनिट्स दे रखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दे रखा है। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम बेसिकली किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही काम करते हैं, तो हम इसे ही रहने देंगे। ठीक है, ऐसे ही फोर्स यूनिट का, डायमेंशंस का, ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेट स्ट्रक्चर कलर्स। इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप इसको रहने दो। आपकी जो भी स्ट्रक्चर की जो भी कलर कोडिंग है, ठीक है, आपकी बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्ट होगी। ये बेसिकली कलर कोडिंग व्यू, पॉइंट ऑफ द व्यू की, जैसे आपका दिख रहा है ना, कुछ भी चीजें विंडो में विजिबल है, उस चीज के रिगार्डिंग आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो। स्ट्रक्चर टूल टिप ऑप्शंस, ठीक है, ऐसे बीन्स है, सभी चीजें आप इसमें सेट कर सकते हो। क्या शो करना है, शो टूल टिप्स, आप इसमें मिली सेकेंड टिप डिले करके इसमें सेट कर सकते हो, उतना डिले में आपका ये शो करेगा। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट ही हम रखते हैं, कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हाइड मोड बार करोगे तो इसका मोड हाइड हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन से मोड पे काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी मॉडलिंग वाले में है ना हम, तो मॉडलिंग में हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री पे हम काम कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री पे आपका नॉर्मल कर्सर हम अभी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका हट जाएगा। जैसे व्यू पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, मोड बार आप क्लिक करो, फिर हट गया, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा आप कौन से विंडो पे हो। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप हमेशा आप अपना जो है ना मोड बार को इनेबल करके रखो, पता चलेगा कौन से विंडो पे आप अभी हो। ठीक है, अभी रेंडर करके देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको 3 एक्सिस दिखेगा सिर्फ। ऐसे ही हमारा एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वन, सेकंड हॉरिजॉन्टल वन एंड वर्टिकल वन इज अ वाई। ठीक है, अब एडिट व्यू पॉइंट से हमारा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने देख लिया। अब टूल में क्या है ना, टूल में आप जैसे फोर्स अप्लाई करोगे वैसे एक वर्क फ्लो होता है, ये चीज आपको इसमें टूल बाय टूल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेलेक्ट भी आपको देखने की इसमें जरूरत नहीं है, ये चीजें मैं आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ में बताऊंगा। ज्योमेट्री में भी आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ये ज्योमेट्री में भी आप प्रोजेक्ट जैसे यूज करना स्टार्ट करोगे वैसे ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा मैं कुछ चीज बना के दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि हम इसमें क्या क्या चीज, हम बेसिक चीजें कैसे व्यू पॉइंट्स होता है, कैसे इसमें बेसिक एडिटिंग टूल्स होते हैं और कहाँ पे हम पहले काम करते हैं। अब एक वर्क फ्लो बेसिक समझ लो, कोई भी स्ट्रक्चर कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली कोई भी चीज को मॉडल करेंगे। मॉडल करने के लिए सबसे पहले मॉडल टैब पे क्लिक करना। ठीक है, सेटअप पे आप क्लिक करोगे, आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे, तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, या तो आप इस पे क्लिक करके आप अपना जनरेट करो, या फिर एक सेकेंड ऑप्शन है, हम ये मेथड फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है सिंपल सा एक मैं प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, आपको चीजें क्लियर होंगी। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो सकता है 10-15 मिनट, लेकिन एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो पावर पॉइंट का स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत सारा सॉल्व करा होगा कॉलेज में। यस सर। ठीक है, ऐसे भी फिक्स सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पिन सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है,
यहाँ पे आपको पॉइंट लोड आ रहा है 5 मीटर के स्पेन पे, सेंटर पे आ रहा है 2.5 मीटर के बाद। यहाँ पे यूडीएल है, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का मोमेंट जनरेट हो रहा है सेंटर ऑफ दीज बोथ पिन सपोर्ट। ओके, तो ये चीज आपको मैं दिखाऊंगा कैसे इसमें देखते हैं। ये चीज आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको क्विक वे में। अब देखो यहाँ पे जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो फिक्स सपोर्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोजेड आप एक्स एक्सिस में इसको सपोज कर रहे हो, बताओ भाई कोई भी। 0,0 होगा ना, 0, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से डालना है। अब यहाँ पे आप स्टैड में देखो, एक्स में क्या डालोगे, 0 डालोगे, 0 डाल करके एंटर करा आपने। आपको स्क्रीन पे एक पॉइंट दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो आप कोऑर्डिनेट डालोगे, पॉइंट जनरेट होगा। या तो एक ऐसे करो, या फिर जो आपको ग्रिड सिस्टम दिख रहा था ना, उस पर क्लिक करते जाओगे तो उसमें प्रिसाइजली नहीं होता। हमें कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे, हम अपने देख लेंगे कोऑर्डिनेट कितना डिसाइड कर लिया, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट पुट कर दो। द बेस्ट ऑप्शन इज दिस, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड कोऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, x5 होगा, y 5,0 है ना, x5 होगा सिर्फ, y भी देखो। अब नोड 1 तो हमने क्रिएट कर दिया, अब नोड 2 की बारी है, ठीक है। अब नोड 2 में क्या है, x है 5, अब y क्या है, 0 है, z 0 है, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे 2 नोड आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट नोड जनरेट करेंगे। अब एक नोड जनरेट हो गया, दूसरा नोड हो गया, तीसरा नोड क्या होगा, 11,0,0 होगा, ठीक है। आपके पास 3 नोड आ गए। एंड द लास्ट वन कितना होगा, 15,0 होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना हमारा लोकेशन डिसाइड होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ हम बीम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नोड हो गया। नोड, अब देखो नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐसे तो सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं हो रहा ना। मैंने अभी कर्सर बताया कि हर चीज के लिए आपको पर्टिकुलर कर्सर यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कर्सर है। या फिर राइट क्लिक करोगे ना, तो राइट क्लिक करोगे, सिलेक्ट कर्सर आएगा, नोड कर्सर, नोड कर्सर आ गया। कर्सर में भी एक डॉट टाइप का ऐड हो गया होगा। अब इसको सिलेक्ट करोगे ना, देखो चारों सिलेक्ट हो गया, यहाँ टेबल में भी सिलेक्ट हो गया चारों। क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो, अब इसमें हमें बीम दिखाना। अब अभी तुम रेंडर करके देखोगे ना, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, और बीम कर्सर होगा कहीं पे, ज्योमेट्री कर्सर, हाँ सॉरी, एडिट कर्सर, सेलेक्ट कर्सर, बीम कर्सर है ना। यहाँ पे बीम कर्सर राइट क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको बीम को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा ऐड बीम्स का, ठीक है। ऐड बीम्स पे क्लिक करोगे। अब क्या करना है, नोड पे क्लिक करोगे एंड द सेकेंड वन सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे नोड पे क्लिक करोगे एंड सेकेंड वन सेलेक्ट करोगे, क्लिक एंड सेलेक्ट लास्ट वन, ठीक है। अब नॉर्मल कर्सर आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप रेंडर करके दिखोगे ना, तो आपको एक लाइन दिखेगा, दिख रहा है। लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये है ना, ये हमने एक पाथ डिफाइन कर दिया सेगमेंट में। एक सेगमेंट है, सेकेंड सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है ना, हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी। ये कुछ भी नहीं है, एक लाइन है सिंपल सा, लोकेशन हमने डिसाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, ज्योमेट्री में हम जाएंगे। ज्योमेट्री में हमने सारा सेट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं जनरल टैब को, प्रॉपर्टी में हम आ जाएंगे। प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ना एक ऑप्शन होगा डिफाइन। डिफाइन पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास होगा एक ऑप्शन रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल, सपोज दैट हमने एक बीम डिसाइड किया, जैसे 300 सॉरी मीटर हो गया ना, तो 0.3 एंड देन 0.6 आप इसको ऐड कर दो। अब इसमें देखो मटेरियल यहाँ पे शो करेगा, आपको कंक्रीट में चाहिए क्या, तो आप कंक्रीट सेलेक्ट कर सकते हो, एल्यूमिनियम में चाहिए तो एल्यूमिनियम सेलेक्ट कर सकते हो, स्टील चाहिए तो स्टील सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग सिनेरियो, आपको सर्कुलर कोई चाहिए तो सर्कुलर में बना लो, टी में चाहिए तो टी बीम आपने बहुत सारे लोकेशंस पे देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो टी बीम होता है, तो टी बीम बेसिकली मोस्ट ऑफ दी केसेस में स्टील में हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने फिलहाल रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना लिया कंक्रीट स्ट्रक्चर मटेरियल, कंक्रीट मटेरियल में, ठीक है। अब इसको क्या है ना, इस पे हम मटेरियल असाइन करेंगे। सबसे पहले आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, इस लोकेशन पे आपके पास ये कंक्रीट वाली सेक्शन सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपके पास पता है 1 सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है, आपके पास स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही चीज है। अब क्या करोगे, असाइन टू व्यू करके आप असाइन कर सकते हो, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके असाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आपका ये सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद असाइन क्लिक करोगे, यस करोगे, तो देख रहे हो आपका सिलेक्ट हो गया, 1 बीम 2 बीम, आपके पास यहाँ पे ना ये टाइटल आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको देखना है तो आप कीबोर्ड से ना Ctrl+1 प्रेस करोगे तो आपको वायर फ्रेम में दिखेगा, Ctrl+2 प्रेस करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। Ctrl+1 एंड 2 से ये चेंज होता है। अब Ctrl+0 प्रेस करोगे तो फिर एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। हम लीनियर फॉर्म में इसमें रखते हैं अपने वर्क स्पेस में, और रेंडरिंग में देख सकते हैं, देख रहे हो इसकी थिकनेस एक सर्टेन थिकनेस दिख रहा है, ठीक है जी। अब जैसे हम हमें सपोज दैट हमको इस पिक्चर को सेव करना है, क्लिक करा, राइट क्लिक हमने, और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज बैकग्राउंड, टेक पिक्चर करके ऑप्शन आ रहा है ना, टेक पिक्चर पे क्लिक करा, आप यहाँ पे पिक्चर 2 करके आ रहा है, क्योंकि हमने एक पिक्चर ऑलरेडी ले रखा है पहले से, तो ये ऑटोमेटिकली ये आईडी जनरेट होगी, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैप्शन बाय डिफॉल्ट सजेस्टेड आएगा, आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करके कुछ भी चेंज कर दो, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, वो सेव हो गया, लाइब्रेरी में उसके सेव हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे फिक्स सपोर्ट हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें ना हम दे सकते हैं। फिलहाल मैं बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, सभी पे मैं इसके जगह पे ना फिक्स सपोर्ट में लेके चलूंगा, ठीक है। आपको ये चीज जो है ना, आप एक बार ट्राई करना घर पे बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो मैं कल के क्लास में ये चीज आपको दिखाऊंगा, इसको बनाएंगे कैसे। मैं सभी पे फिलहाल फिक्स सपोर्ट लेकर के आपको दिखाता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन है ना, आपके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बुक में, डायरेक्टली इसमें डालो उस सिचुएशन को और इसमें सॉल्व करने का कोशिश करो, तब मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। मैं आपको सभी पे फिलहाल मैंने प्रॉपर्टी असाइन किया। अब देखो यहाँ पे कंक्रीट का क्या है, कंक्रीट पे एडिट आप करोगे ना तो आपको कंक्रीट दिखेगा, और इस पे या आप इसको चेक कर सकते हो, इसको फिर से आप एडिट भी कर सकते हो इस सेक्शन को, ठीक है। अब मटेरियल पे आप जाओ, अब देखो मटेरियल में आपको क्या दिख रहा है, ये चीजें तो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में, पॉइजन रेशियो पढ़ा है, डेंसिटी पढ़ा है, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देखा है ना, एफ वाई देखा है, एफ यू देखा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। जितना आपका क्रिस्प एंड क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का, उतना ही क्लियर आपका स्टैड होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज डिपेंडेंट है आपके सब्जेक्ट पेपर पे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ये अभी बाय डिफॉल्ट है, इसको कैसे एडिट करते हैं वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। जितना आपका रिक्वायरमेंट है वो सब चीज एडिट हो जाएगी। इसमें मटेरियल की इन्फॉर्मेशन जो अभी फिलहाल असाइन है वो चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होता है फिलहाल, इसको हम कैसे चेंज करते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। ये तो अभी स्कीमेटिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने मटेरियल असाइन कर दिया, अब इसमें क्या चाहिए, हमें सपोर्ट डिफाइन करना है ना।
स्पेसिफिकेशन में फिलहाल जो है स्पेसिफिकेशन हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पेसिफिकेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे कंप्रेशन डिफाइन करते हैं, कैसे टेंशन हम देखते हैं, कैसे इनएक्टिव कुछ भी फायर प्रूफिंग कैसे हम देते हैं कोई भी बीम के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम कैसे धीरे धीरे वो जो है ना देखेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चीज़ें ये चीज़ें ना बाद में आप खुद से भी कर सकते हो, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कैसे स्पेसिफिकेशंस इसमें पुट करते हैं। अभी फिलहाल में मैंने सिंपल सा बीम डाल दिया, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना कॉलेजेस में, वही चीज़ हम बिल्कुल करेंगे। सपोर्ट हम देते हैं इसमें। अब देखो सपोर्ट जनरेट करने के लिए सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन, सपोर्ट पे क्रिएट क्लिक करा, क्रिएट कर दिया हमने। आप देख रहे हो वहाँ पे ऑप्शन फिक्स। फिक्स में क्या होता है, एफ एक्स भी होता है फिक्स, एफ वाई भी फिक्स होगा, एफ जेड ये हमारा जो है ना रेस्टोरेंट है। ये आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना इसके रिगार्डिंग, नहीं एफ एक्स में मूव करेगा नहीं एफ वाई में, बिल्कुल फिक्स होगा, नहीं मोमेंट जनरेट नहीं मोमेंट होगा कुछ भी वहाँ पे उस पॉइंट पे, ठीक है। सारा चीज फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा रेस्टोरेंट है, ये कुछ भी चेकआउट नहीं है, ठीक है। आप पिन में देखोगे, देख रहे हो एम एक्स चेक नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये पहले से बना हुआ है। पिन चाहिए तो पिन सेलेक्ट करो, ऐड कर दो। फिक्स चाहिए हमें फिलहाल तो फिक्स ही चाहिए, ऐड कर दिया, ठीक है। असाइन टू व्यू कर दिया, ठीक है। या फिर आप सपोर्ट को सिलेक्ट करो, या फिर विंडो को ऐसे सिलेक्ट करो। आपके पास देख रहे हो 1 2 3 4 पॉइंट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। असाइन ऐसे करोगे, देखो सपोर्ट आ गए आपके। अब फ्रंट से देख लो, तुम देख रहे हो सपोर्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं इस पे फोर्स कैसे अप्लाई, ये बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी कंसेप्चुअल चीज नहीं है, बहुत ही आराम से मैंने बताया है, बिल्कुल भी स्पीड में नहीं है। आई होप सबको समझ में आ रहा हो। किसी को भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आए बीच में भाई बोल करके पूछ लिया करो, ठीक है। ओके देन 5 से 7 मिनट में हमारा सम अप हो जाएगा क्लास का, ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन करेंगे, लोड एंड डेफिनेशन में आ गए, ठीक है। अब लोड एंड डेफिनेशन के अंदर में ना देखो ये चीज़ें आप पढ़ोगे, व्हीकल डेफिनेशन, व्हीकल की लोड कैसे पुट करेंगे, ये ब्रिज के ऊपर हम यूज करते हैं। टाइम हिस्ट्री डेफिनेशन, विंड डेफिनेशन, स्नो की लोड कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्मिक पुश ओवर एनालिसिस, डायरेक्ट एनालिसिस डेफिनेशन। अभी हमें सिंपल लोड केस डिफाइन करना है। न्यू करा, सॉरी न्यू पे क्लिक करना है, ओके। लोड केस, डेड लोड, हमें तो बेसिकली डेड लोड ही कंसीडर करना है। कैटेगरी लोडिंग टाइप डेड मैंने कंसीडर कर लिया, और डेड लोड मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद ऐड क्लिक कर दिया, ठीक है। लोड केस डिटेल में आ गया, ठीक है। अब डेड लोड में क्या करेंगे, कुछ भी है, जैसे हमारा अप एक्सिस वाई था, तो इसमें अगर प्लस, इसमें हमेशा माइनस में 1 फैक्टर हम डालते हैं, ठीक है। ये हर केस में नहीं होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें कुछ फैक्टर्स बढ़ा करके हम डालते हैं, ठीक है। वो आप सेफ्टी कंसीडर करके डाल सकते हो एज आप कैलकुलेशन की, आप उस फोर्स को किस फोर्स के साथ कंबाइन करके वैल्यू पुट कर रहे हो। अभी तो फिलहाल हम -1 लेकर चलते हैं। -1 क्यों लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि आपको जो मैं बताता हूँ, जैसे सपोज दैट ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कोई जैसे व्हीकल है, ये सपोज दैट ये व्हीकल चल रहा है एक्स इसके ऊपर, ठीक है। कोई फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, ये 2 किलो न्यूटन का आ रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, वाई एक्सिस के अगर रेफरेंस में देखोगे तो ये निगेटिव वाई की तरफ लग रहा है ना, निगेटिव वाई के डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलोंग लग रहा है ना ये। अब ये वाई का डायरेक्शन किधर है, ये पॉजिटिव है जी, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर है, ये निगेटिव साइड है, ठीक है।
दैट इज वाई अगर इसका फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा, सपोज इसका फोर्स कंसीडर कर लो फैक्टर 1, ये क्या होगा, माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही लॉजिक इसके पीछे है कि हम माइनस पुट करते हैं, ठीक है। तो -1 डाल दो, इस पे ऐड कर दो, ओके कर दो, सेल्फ वेट कर दिया, क्लिक, असाइन टू व्यू कर दिया, असाइन कर दिया, ये फोर्स इसके ऊपर लग जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, डेड लोड ही लगेगा एक और, हमें लगाना है एक फोर्स। देखो फोर्स कितना आ रहा है, 20 किलो न्यूटन, ठीक है। सब पे हम लगा देते हैं, मेंबर लोड पे आओ, ठीक है। जैसे हमें लगाना है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। GY, अभी ये क्या हम लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, ये चीज हम फॉलो करके लगाएंगे। पॉइंट लोड, सॉरी मैंने यूनिफॉर्म फोर्स ही सेलेक्ट कर लिया, ओके। चलो इसी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जब लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मेंबर लोड में जाओगे तो आपको कैटेगरी दिखेगा, यूनिफॉर्म फोर्स का, यूनिफॉर्म मोमेंट का, कंसंट्रेटेड फोर्स का, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा, सेलेक्ट मेंबर करके आप इसमें सारी चीजें ना डिफाइन करोगे प्रॉपरली। तो मैं तो फिलहाल सिंपल सा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में डिफाइन कर रहा हूँ। असाइन टू व्यू मैंने क्लिक करा, फोर्स हमारा सेलेक्टेड है, असाइन कर दिया, ओके कर दिया। ऐसी फोर्स बनाते थे ना आप लोग, बताओ। यस सर। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक्चुअल समझ में आ रहा है ना कि वही चीज हम कर रहे हैं जो चीज हमने पढ़ा है, ठीक है। आप कंट्रोल 2 करोगे तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है। ये हमारा बीम था, बीम के ऊपर ये फोर्स आ रहा है, हमने 4 लोकेशन पे हमने सपोर्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। अब इसका मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा, सारा चीज ऑलमोस्ट हमने सारा चीज हमने कर दिया है। फोर्स हमने सेल्फ वेट लगा दिया है, इस पे सेल्फ वेट लगाओगे देख रहे हो ये रेड हो रहा है, सेल्फ वेट लगाओगे तो बीम पे हमारा लग रहा है फोर्स, ठीक है। ये वेट करोगे तो ये हमारा ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया है, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसे एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज फोर्स विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर दीज बीम्स, ओके। तो हम यहाँ पे एनालाइज पे हम क्लिक करते हैं। बिफोर एनालिसिस हमें कुछ चीजें सेव करनी पड़ेंगी, तो आप एनालिसिस एंड प्रिंट्स पे आओगे तो यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद में ना यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक कर दो, उसके बाद ऐड कर दो एंड क्लोज कर दो। ये चीज हमें डिफाइन करनी पड़ती है बिफोर रनिंग एनालिसिस पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एनालाइज पे जाओ या कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करोगे तो आपका कमांड रन हो जाएगा, सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। हमने जो भी काम करा, एनालिसिस हो गया, 0 एरर आ गया, 1 वार्निंग आ गया। 1 वार्निंग देखना है हमें, वार्निंग आखिर है क्या चीज का। अगर वार्निंग अगर लॉजिकल नहीं है तो इस कोई मैटर नहीं करता। अगर वार्निंग कुछ मतलब लॉजिकल चीज मिल रही है वार्निंग, तो हम उसको देख सकते हैं। और पहले डन करते हैं, हम आउटपुट फाइल देखते हैं। देख रहे हो प्रॉपर चीजें आएंगी आपकी कैलकुलेशन की। यही चीज मैं उस टाइम में दिखा रहा था, स्टेट आउटपुट व्यूअर। सपोज आपने इसको कट कर दिया, आप कहाँ से देखोगे, यहाँ पे जाओगे, स्टेट आउटपुट व्यूअर था आपका, आउटपुट फाइल स्टेट आउटपुट। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ से भी स्टेट आउटपुट किधर गया यार, ठीक है। प्रिंट, यहाँ पे ये प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट व्यू में आप आओगे तो आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए होस्ट मैनेजमेंट। चलो इतना वो देख लेना, कहाँ पे एनालिसिस कर लिया और ओपन कर लिया मैंने, व्यू आउटपुट फाइल ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो हर चीज की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो वेट जो है ना -1 जो सेल्फ वेट था, उसमें जितना साइज था बीम का, उसका जो सेल्फ वेट है वो
इतना हमारा जनरेट हो रहा है। आप मैनुअली भी कैलकुलेशन करोगे ना तो इतना ही आएगा, बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है इसकी, ठीक है। आप हर पॉइंट से देख सकते हो, इसमें सारी जितने भी फोर्स जनरेट हो रखे हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक पार्ट आता है, अब दिखेगा आपको ग्राफ, हर पॉइंट पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो चीज आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, मॉडलिंग मैंने कर दिया, एनालिसिस कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें कोई रिजल्ट देखेंगे ना तो हम देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, डेड लोड के। ये पहले हो सकता है इधर अवेलेबल है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर सिलेक्टेड बॉक्स के अंदर लाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख रहे हो समरी सभी टेबल की दिखेगी, जितना भी वाई में जनरेट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ये सारी चीजें दे रहा है यहाँ पे। नो डिस्प्लेसमेंट का टेबल यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोमेंट देखते हैं, मोमेंट का ग्राफ देखते हैं, जो भी ग्राफ देखना है आपको, ठीक है। आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट आपको देखनी है, देखो सिंपल सा। अब देखो इसमें कैसे यहाँ पे फोर्स दिख रहा है, देख रहे हो हर पॉइंट पे। यहाँ पे एक्स पे 0 किलो न्यूटन है, वाई डायरेक्शन में 60.603 किलो न्यूटन है, ठीक है। इस पॉइंट पे इतना किलो न्यूटन है वाई डायरेक्शन में, एक्स में और जेड में 0 है, एम एक्स में 0 है, एम वाई में 0 है, एम जेड में इतना फोर्स है। एम जेड में ऑब्वियसली बात है फिक्स सपोर्ट था, एम एक्स और एम वाई में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है, हमने जो फोर्स लगाया था फोर्स के अगेंस्ट में ये कैलकुलेशन हमारे पास आ रही है। हम तो यही कैलकुलेट करते थे ना कॉलेज में, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना फास्ट हो गया। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, ये मैंने इतना टाइम मैंने लगा दिया आपको समझाने के में, ठीक है। अगर आप फटाफट कैलकुलेशन करो कितना टाइम लगेगा, मतलब हो सकता है 20 to 30 सेकेंड में आप ये सारी चीजें मॉडलिंग से लेके एनालिसिस से वैल्यू पुट करना है, आप इतना डेटा आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब रिएक्शंस आपका टेबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिएक्शंस की जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट आपको दिख जाएगा, रिएक्शंस दिख जाएगा, बीम देख रहे हो, ग्राफ आपको दिख रहा है। यस सर। यस सर। इस टाइप का ग्राफ बनाते थे ना पहले, याद आया। अब देख रहे हो इसको कैसे चेंज कर, देख रहे हो ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ग्राफ जो है ना बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में आएगा, जूम इन जूम आउट ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ ऐसे मूव करते हुए देखना है ना तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ अपने माउस बटन में स्क्रॉल आपका आता है, तो कंट्रोल प्रेस करके रखो कीबोर्ड पे और इसको अप एंड डाउन करोगे ना तो स्क्रॉल के साथ में, तो ये आपका ग्राफ छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स जनरेट होगा तो इस बीम पे एक्ट करेगा। देख लो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशंस है। अब अगर इस पे आप नॉर्मल कर्सर सेलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर्सर, बीम कर्सर, देख रहे हो। अब बीम पे आओ, अब प्रॉपर्टी में देखो, प्रॉपर्टी में बीम की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। कंक्रीट मटेरियल था, कंक्रीट हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। लोडिंग आपका क्या है, डेड लोड ही है सिर्फ। कितना प्रोवाइड किया था आपने, 20 किलो न्यूटन, ठीक है। शियर बेंडिंग, याद आया कुछ, देख रहे हो हर डिस्टेंस पे कितना फोर्स वेरी करेगा। यहाँ पे आप टेबल पे देखते जाओगे, देख रहे हो हर एक डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है वैल्यू। यहाँ पे डिस्टेंस आप जैसे सपोज आपको 5 मीटर पे देखना है, देख रहे हो 4 मीटर पे देखना है, 3 मीटर पे देखना है, 2 मीटर पे देखना है, 2.15 मीटर पे देखना है, कुछ भी चेक कर सकते हो। बेंडिंग जेड में चेक कर सकते हो, बेंडिंग माइनस जेड में कुछ भी नहीं, शियर माइनस जेड में कुछ भी नहीं होगा, बेंडिंग आएगा, ठीक है। बेंडिंग वाई में आएगा, कुछ नहीं आएगा, शियर वाई में आएगा, ठीक है। आप इसमें वैल्यू चेंज करो, डिस्टेंस पे 0.3, 0.5, 4, देख रहे हो। ऐसे तुम डिफरेंट सिनेरियो में कुछ भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, इतना फ्रीडम आपको मिलता है इसमें, ठीक है। ये चीज आप पेपर में कैलकुलेट करने बैठोगे तो हर टाइम इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक
एक फेज से होकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें ना समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? आज तो भाई इतना ही रहने देते हैं, आई थिंक बहुत ही ज्यादा हो गया। यस सर, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को एक कुछ अच्छा चीज सीखने को मिला होगा। यस सर। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सॉफ्टवेयर भाई सभी को इंस्टॉल करो और प्रैक्टिस करो। देखो अभी बहुत सारे लोग चले भी गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखो, और ऐसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट हम अपग्रेड करेंगे। अभी हमने बीम का देखा, कल हम देखेंगे वो प्रोजेक्ट का जो है ना, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में अभी मैं डाल देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसका, और कोई अगर बनाना चाहे तो बना सकता है उसके लिए। यस मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं डाल देता हूँ, या कुछ भी अपना बुक से उठा करके, ये भी कैलकुलेशन था, ऐसी एक सैंपल था, मैं डाल दे रहा हूँ। आप ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, ग्रुप में मैंने डाल दिया है। देखो सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। आई होप कि सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना डिटेल में मैंने बता दिया है। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा एक बार। ओके सर। ठीक है, ओके, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट अब आप लोग की क्लास मंडे को होगी, ठीक है? ठीक है, ग्रुप में मैसेज डाल देना शिवम। डाल दूंगा सर। ठीक है, ओके, वेलकम एवरीवन।